गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डीसी यादव आप सभी का DCIS पे स्वागत करता हूं। आज है 20 अगस्त। हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स, जिसमें भारत सरकार ने हाल ही में 3 रामसर साइट की घोषणा की है। हम उस पर चर्चा करेंगे, जानेंगे किन राज्यों में रामसर साइट की नई घोषणा हुई है और अब देश में कितने रामसर साइट हो चुके हैं और रामसर साइट होते क्या हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा अपना महत्वपूर्ण सवाल होगा कि हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा, वित्त और गृह सचिव समेत 20 से ज़्यादा सचिव को बदला है भारत सरकार ने। तो कौन से व्यक्ति को कौन सा सचिव विभाग मिला है, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे किस राज्य ने पीरियड लीव की घोषणा की है और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो चुनाव की घोषणा की गई निर्वाचन आयोग के द्वारा, हम उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल की ओर। आज का अपना पहला सवाल है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा की? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा, जिसमें जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और हरियाणा एक पूर्ण रूप से राज्य है, इसमें विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की। अगर हम बात साथियों चुनाव आयोग की करें तो चुनाव आयोग जो है वो एक अखिल भारतीय संवैधानिक निकाय है। अखिल भारतीय का तात्पर्य हुआ एक ऐसी संस्था जो स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए काम करती हो, उसको अखिल भारतीय कहते हैं। तो निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि स्टेट के लिए जो विधानसभा का चुनाव होता है उसको कंडक्ट कराती है। सेंट्रल के लिए लोकसभा का चुनाव की जिम्मेदारी भी निर्वाचन आयोग के ऊपर होता है। और इसके अलावा साथियों प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी भी निर्वाचन आयोग के ऊपर ही होती है, यानी निर्वाचन आयोग ही चुनाव करवाता है। लेकिन एक सवाल जिसमें बच्चे बार बार फंसते हैं, स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, क्योंकि देश में तीन स्तरीय निकाय है, आप सभी को पता है, राज्य, केंद्र और स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है वो निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, उसके लिए राज्य में निर्वाचन आयोग की अलग से व्यवस्था की गई है। अब साथियों बात करते हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में। बहुत ज़रूरी है ये हमारे आपके लिए जानना, हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। वास्तव में अभी जो जम्मू कश्मीर है साथियों, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। वास्तव में जम्मू कश्मीर प्रेजेंट टाइम में एक यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये एक राज्य हुआ करता था, लेकिन हम सभी जानते हैं जब धारा 370 हटाया गया था 2019 में, उसके साथ साथ जो राज्य का दर्जा था जम्मू कश्मीर का उसे समाप्त कर दिया गया था और 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया गया था। संक्षिप्त में पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर का इतिहास। जम्मू कश्मीर रियासत की स्थापना 14 मार्च 1946 को महाराजा गुलाब सिंह ने की थी। अंतिम राजा थे महाराजा हरि सिंह। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत तथा पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि महज 2 महीने के भीतर ही 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और देखते ही देखते लगभग 1/3 जमीन पाकिस्तानी सेना के कब्जे में आ गई। फिर महाराजा हरि सिंह जो थे वो भाग के भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास आए। उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई। तब भारत ने अपनी सेनाएं जम्मू कश्मीर में भेजी और 26 अक्टूबर को भारतीय सेना ने बहुत हद तक पाकिस्तान को पीछे खदेड़ दिया। और उस समय इनसे कहा गया, महाराजा हरि सिंह से, कि आपको भारत में शामिल होना होगा। और इन्होंने डर के मारे ही सही, लेकिन भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया, जिसे 1 जनवरी 1949 को हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की भी घोषणा कर दी गई और 14 मई 1954 को एक राष्ट्रपति आदेश के द्वारा जम्मू कश्मीर को राज्य बना दिया गया। राज्य जम्मू कश्मीर कैसे बना था? राष्ट्रपति आदेश के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 14 मई 1954 को। बाद में 17 नवंबर 1952 को इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है
यही वो समय है जब धारा 370 आती है, जिसका बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम देश ने भुगता। और बाद में हम देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में धारा 370 समाप्त करने के लिए एक बिल पास किया जाता है, जिसे लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है और राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर देती है। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, जिसे हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन से जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित हो जाता है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जहां जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होती है और लद्दाख की राजधानी लेह। जम्मू कश्मीर के पास साथियों अपना एक हाई कोर्ट है और जम्मू कश्मीर में अपनी एक विधानसभा है। अब विधानसभा है तो यानी वहां पर एक चुनाव होगा, जहां पे एक मुख्यमंत्री चुने जाएंगे और यहीं पे निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की है। साथ हम बता दें आपको, जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी की है। जम्मू कश्मीर के कुछ भौगोलिक स्थिति की बात करें साथियों, तो जम्मू कश्मीर में कई प्रमुख परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। नदी परियोजना, जिसमें सलाल परियोजना, अगर आपसे कोई पूछे कहाँ है, तो चिनाव नदी पे चलाई जा रही है ऊधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा बागलीहार परियोजना, ये भी चिनाव नदी में है, दक्षिणी आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। चुटुक परियोजना जो है ये सुरू नदी पे है। दमखम परियोजना सिंधु नदी पे। पग गडुल बांध जो है ये मरुस्टार परियोजना, मरुस्टार नदी पे परियोजना चलाई जा रही है। निम्मो वाजगो बांध कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वर्तमान में ये लद्दाख में है, अब ये भी संचालित की जा रही है। इसके अलावा दुल्हस्ती परियोजना जो है ये चेनी नदी पे, चिनाव नदी पे नहीं है साथियों, चेनी नदी पे है। तो अगर महत्वपूर्ण परियोजना की बात करें जम्मू कश्मीर की, जैसे मैंने बताया, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पे चलाई जा रही है। बागलीहार परियोजना चिनाव नदी पे चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में। चुटुक परियोजना जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही है। दमखम परियोजना जम्मू कश्मीर में है और पगलडुल बांध जो है ये भी मरुस्टार नदी पे चलाई जा रही है। और जम्मू कश्मीर में साथियों कई महत्वपूर्ण आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। घाटी और जंगलों का पूरा एरिया हम सभी जानते हैं, जिसमें दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान इस समय ये लद्दाख में आता है। और मैं आपको बता दूं साथियों, ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। देश में टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या 106। टोटल 106 में जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो वर्तमान लद्दाख में आपको मिलेगा। बाकी काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेगा। काजीरंगा की बात नहीं कर रहा हूँ, काजी नाग की बात कर रहा हूँ। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, महान पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली जी के नाम पे इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। तो दाचीगाम, हेमिस, काजीनाग, किश्तवाड़ और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। अब संक्षिप्त में बात कर लेते हैं साथियों हरियाणा की। तो ये है हरियाणा, जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, पंजाब के साथ लगती हैं। दरअसल हरियाणा राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ये पंजाब राज्य से अलग हुआ था भाषा के आधार पे। वर्तमान में जो इसके मुख्यमंत्री वो है नायब सिंह सैनी। पंजाब की राजधानी जिस तरह चंडीगढ़ है उस तरह हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय साहब। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल जो राखी गढ़ी है ये आपको हरियाणा में मिलेगा। सवाल पूछा जाता है कि राखी गढ़ी जो है सिंधु घाटी कालीन स्थल किस राज्य में है, तो हरियाणा में है। और राखी गढ़ी का उत्खनन किसने करवाया था या खोज किसने की थी, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर है अमरेंद्र नाथ। इसको अमरेंद्र नाथ कर लीजिए। राखी गढ़ी से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, तो राखी गढ़ी से ऊंचे चबूतरे प्राप्त हुए, अग्निवेदिकाएं मिली। और राखी गढ़ी किस नदी के किनारे, अगर ये पूछा जाए तो सरस्वती नदी के किनारे है। उस सरस्वती नदी की बात नहीं कर रहा हूं जो गंगा यमुना सरस्वती की बात होती है संगम इलाहाबाद में। एक पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन काल में एक नदी हुआ करती थी सरस्वती नामक नदी, जो हरियाणा से होते हुए राजस्थान की ओर बहती हुई चली जाती थी। उस सरस्वती नदी के किनारे राखी गढ़ी स्थित था सिंधु घाटी सभ्यता के समय। और हम सभी जानते हैं कि हरियाणा में एक जगह है पानीपत, और इतिहास में पानीपत में 3 प्रमुख युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जहां पर हम सभी जानते हैं कि इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की विजय होती है। तत्पश्चात बाबर 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा के भारत में मुगल वंश की नींव रखता है। दूसरे पानीपत युद्ध की बात करें साथियों, तो दूसरा पानीपत युद्ध उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से जाना जाता है,
हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से जाना जाता है, इनके और अकबर के सेना के बीच 5 नवंबर 1956 को लड़ा गया। इस पानीपत के मैदान में अकबर के जो सेनापति थे वो थे खान जमान। इनका नाम याद कर लीजिए, खान जमान और बैरम खान, क्योंकि बैरम खान किसके सेनापति थे? तो अकबर के थे। किस युद्ध में इनकी वजह से निर्णायक जीत मिली थी? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में मिली थी। किसके प्रति? हेमचंद के प्रति। और इसके बाद क्या होता है कि दिल्ली पे भी वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों में जंग होने लगती है साथियों। और अंतिम में हम जानते हैं कि निर्णायक जो जीत होती है वो मुगलों के पक्ष में जाती है और अगले 3 वर्षों तक मुगलों के पास ही पानीपत रहता है। अब पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो तीसरा जो पानीपत युद्ध होता है वो अहमद शाह अब्दाली, अफगानी शासक, और मराठा के बीच में होता है 14 जनवरी 1961 को। इस युद्ध में क्या होता है कि एक सेना प्रमुख होता है इब्राहिम खां गर्दी, ये मराठों का साथ देता है क्योंकि कहीं ना कहीं लोधी वंश का ही रहता है आसपास में। और अफगान रोहिल्ला अवध के जो नवाब सिराजुद्दौला थे, इन्होंने भी अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी रही जिसमें एकता का अभाव रहा, जिससे 14 जनवरी 1961 को जो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया उसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है और मराठाओं की हार होती है, क्योंकि अफगान और अवध के नवाब सिराजुद्दौला जैसे लोग भी अहमद शाह अब्दाली का साथ देते हैं। साथियों, हरियाणा में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और एक कालेश्वर नेशनल पार्क है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। आज का अपना दूसरा सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किसे रामसर साइट घोषित किया है? केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री हैं साथियों वो हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने हाल ही में किसे रामसर साइट घोषित किया है? नांजारायण पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में मिलेगा उसे, या काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में मिलेगा, इसको घोषित किया है, या तवा जलाशय जो मध्य प्रदेश में स्थित है इसे, या इन तीनों को? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, यानी 3 पक्षी अभ्यारण्य जो हैं, 3 जो रामसर साइट हैं, नाजा पक्षी अभ्यारण्य, काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों तमिलनाडु में हैं। इसके अलावा तवा जलाशय जो मध्य प्रदेश में मिलेगा। इन सभी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने रामसर साइट घोषित किया है। अगर रामसर साइट की बात करें साथियों तो वास्तव में ईरान का एक शहर था रामसर, वहां पे 1971 में रामसर यानी जो आर्द्र भूमियां होती हैं, हम सभी जानते हैं कि आर्द्र भूमियां पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पानी को स्वच्छ बनाए रखना, बाढ़ से रक्षा करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, इन सभी के लिए जो आर्द्र भूमि है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी आर्द्र भूमियों की रक्षा के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण है, इसके लिए एक सम्मेलन हुआ रामसर में, ईरान में 1971 में 2 जून को, इसलिए इसे हम रामसर साइट का नाम देते हैं। वैसे आर्द्र भूमि तो बहुत ज़्यादा है देश में, लेकिन वो आर्द्र भूमि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देश के लिए, राज्य के लिए, उसे रामसर साइट के नाम से घोषित कर दिया जाता है। और वर्तमान में इसे ही भूपेंद्र यादव जी ने, यानी नांजारायण पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है, काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, तवा जलाशय तमिलनाडु में, इसे घोषित किया है। और साथियों 2 जून को हम आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। जैसा कि मैंने बात की तमिलनाडु की, साथियों तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य हम सभी जानते हैं। अगर मैं भारत की मैप बनाने की कोशिश करूं तो कुछ यहां पे आपको तमिलनाडु मिलेगा, ठीक है, ये तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में कई प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमें उसे बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। इसमें साथियों अगर मैं बात करूं तो एक है मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछा जाए कि मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो तमिलनाडु में है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु का, वो मन्नार की खाड़ी है, बे ऑफ मन्नार, जो हम सभी जानते हैं कि हिंद महासागर में 21 द्वीपों पे फैला हुआ मन्नार है। और इस 21 द्वीपों पे जो मन्नार की खाड़ी है, वहां पे मन्नार की खाड़ी एक राष्ट्रीय उद्यान है, जलीय राष्ट्रीय उद्यान है। देश में 2 जलीय राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। पहला जो जलीय राष्ट्रीय उद्यान था कच्छ की खाड़ी भी राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जलीय है, और सुंदरवन
डेल्टा जो है ये भी एक जलीय राष्ट्रीय उद्यान है। यानी टोटल 3 जलीय राष्ट्रीय उद्यान आपको देश में देखने को मिलेंगे। एक बार पुनः रिवाइज करते हैं तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, टोटल देश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं साथियों? तो टोटल देश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या है 106। कितनी साथियों? 106। टोटल देश में 106 राष्ट्रीय उद्यान है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगला सवाल आपसे ये पूछा जाए कि लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जो लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है साथियों वो है रायमोना। अब ये रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा असम के अंदर। इससे पहले जो 105 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था साथियों? वो भी असम में ही था, लेकिन उसका नाम था दिहंग पटकई। जो इससे पहले राष्ट्रीय उद्यान था वो भी असम में था, उसका नाम था दिहंग पटकई। और 106 नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी असम में है, इसका नाम है रायमोना। ठीक है साथियों। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो काजीरंगा नेशनल पार्क था, जो आपको उत्तराखंड में मिलेगा। 1936 में इसे बनाया गया था। तो ये है नेशनल पार्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर तमिलनाडु में बात करें साथियों, तो तमिलनाडु में यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को की कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको तमिलनाडु में मिलेंगे? तो 4 प्रमुख वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल आपको तमिलनाडु में मिलेंगे, जिसमें एक तो है महाबलीपुरम मंदिर। महाबलीपुरम मंदिर आप लोग जानते होंगे। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके अलावा गोंगई कोंडापुरम, ये सभी चोलकालीन मंदिर हैं साथियों। महाबलीपुरम, गोंगई कोंडापुरम चोलकालीन जो मंदिर हैं, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल घोषित है। बृहदेश्वर मंदिर आपको जो मिलेगा ये भी आपको तमिलनाडु में मिलेगा, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और नीलगिरी जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों में फैला हुआ नीलगिरी की पहाड़ियां, वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, सर देश में टोटल कितना वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 43। अगला सवाल आपके दिमाग में बनेगा, लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? मोडीमास है। मोडीमास, ये मोडीमास कहाँ पे है साथियों? तो मोडीमास जो है ये असम में है। जैसा लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है, ऐसे लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो मोडीमास है ये भी असम में है। मैं आपको लेटेस्ट के 4 जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट उनके बारे में बताता हूं। ये लेटेस्ट के 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें मोडीमास सबसे लेटेस्ट है, 2024 में असम में घोषित किया गया। ये 43 नंबर पे आता है। 42 नंबर पे आता है होयसला टेम्पल, बेलूर में जो है। होयसला टेम्पल का जो पूरा प्रांगण है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा 2023 में। ये कर्नाटक में है। शांति निकेतन को भी 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, जो वेस्ट बंगाल में है। इससे पहले धौलागिरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शहर हुआ करता था गुजरात में, 2021 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। और साथ ही रुद्रेश्वर टेम्पल, ये रुद्रेश्वर जो है ये उसके बनाने वाले जो आर्किटेक्ट था उसके नाम पे रखा गया था, तेलंगाना में है। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। तो ये लेटेस्ट के 4 विश्व विरासत स्थल हैं जिसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का घोषित किया गया। अच्छा, यूनेस्को के बारे में आप लोग जानते होंगे, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। मतलब उन 6 अंगों की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें जनरल असेंबली आती है, एक उससे अलग स्वतंत्र निकाय है। और यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी, 1946 में हुई थी। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। और पेरिस साथियों सीन नदी के किनारे स्थित है। और हाल ही में पेरिस में पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ, जहां भारत 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज के सहित 6 मेडल के साथ दुनिया भर में 71वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पे चीन और दूसरे पे अमेरिका रहे। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है नलिन प्रभात। नलिन प्रभात को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर अपॉइंट किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बाकी जम्मू कश्मीर के बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूं, इस पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने मासिक धर्म अवकाश यानी पीरियड लीव की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। उड़ीसा की सरकार ने महिलाओं में जो मासिक पीरियड आते हैं उस अवकाश की घोषणा की है, यानी मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत उड़ीसा ने की है।
उड़ीसा में साथियों भी कई महत्वपूर्ण आपको मिल जाएंगे राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, चिल्का झील राष्ट्रीय उद्यान है। चिल्का झील एक रामसर साइट भी है साथियों, मैं आपको बताना भूल गया। चिल्का झील जो था ये देश की पहली रामसर साइट थी। जिस तरह अभी लेटेस्ट में मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु में रामसर साइट घोषित की गई, तो देश की पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का झील थी। एक लैंगून झील है, प्रवासी पक्षियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, खारे पानी की झील है, और ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। गहीर माता भी राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर क्या होता है कि उड़ीसा में एकमात्र ऐसा स्थान है साथियों जहाँ ओलिव रिडले नामक कछुआ आते हैं प्रवास करके और यहाँ पर अंडे देते हैं, यानी प्रजनन का काम होता है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी आपको उड़ीसा में मिल जाएगा, तो इसे आप याद रखिएगा। उड़ीसा में प्रमुख नदियों की बात करें साथियों, तो यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है वो है महानदी। महानदी को उड़ीसा का जीवन रेखा भी कहा जाता है। दूसरी प्रमुख नदी की बात करें तो ब्रह्माणी नदी है, जो उड़ीसा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और बैतरणी नदी भी उड़ीसा में मिल जाएगी आपको, और स्वर्ण रेखा नदी ये भी उड़ीसा में है, जो उड़ीसा और झारखंड की सीमा पे बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो तीनों की तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसमें ब्रह्माणी नदी, बैतरणी नदी, स्वर्ण रेखा और महानदी, ये चार प्रमुख नदियां हैं जो उड़ीसा में पाई जाती हैं। अगला सवाल है साथियों कि भारत सरकार ने सचिव में बहुत सारे तबादले किए हैं, ट्रांसफर किए, नए नए सचिव बनाए गए हैं। तो देश का नया, इसको काट दीजिए आप, रक्षा सचिव किसे बनाया गया है? राजेश सिंह, टीवी स्वामीनाथन, पीके मिश्रा या दीप्ति उमाशंकर? मैं आपको बता दूं साथियों, सबसे पहले बात कि राजेश सिंह को देश का नया डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया है, और टीवी स्वामीनाथन को, जो देश में सबसे बड़ा सेक्रेटरी का पद होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया है। जी हाँ, कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया है इनको। इसके अलावा पीके मिश्रा जी की बात करें तो पीके मिश्रा जी प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं, और दीप्ति उमाशंकर को द्रौपदी मुर्मू जी का निजी सचिव अपॉइंट किया गया है। तो दीप्ति उमाशंकर जो हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के निजी सचिव, पीके मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव, टीवी स्वामीनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, और राजेश सिंह को रक्षा सचिव बनाया गया है। बात कर लेते हैं जो प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। कैबिनेट सचिव बनाया गया है टीवी स्वामीनाथन जी को। अभी तक हम सभी जानते थे राजीव गाबा जी जो थे वो कैबिनेट सचिव थे, अब उनकी जगह पे टीवी स्वामीनाथन साहब आ गए। गृह सचिव बनाया गया है गोविंद मोहन को, इन्होंने रिप्लेस किया है अजय कुमार भल्ला जी को। अब नए गृह सचिव जो बन गए हैं वो गोविंद मोहन बन गए हैं, पहले अजय भल्ला हुआ करते थे। वित्त सचिव नागा राजू, ये मंदीला साहब को बनाया गया है, मंदीला है ये, नागा राजू मंदीला को नया जो है वित्त सचिव बनाया गया है साथियों। और रक्षा सचिव जैसा मैंने कहा कि राजेश सिंह साहब को बनाया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो सचिव बनाए गए हैं वो नीलम रग्गी जी बनाई गई हैं। राष्ट्रपति के जो सचिव बनाए गए हैं वो दीप्ति उमाशंकर जी बनाए गए, मैंने पहले भी यहाँ पर उल्लेख किया। और प्रधानमंत्री के जो निजी सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा यानी पीके मिश्रा हैं, और विदेश सचिव बनाए गए हैं विक्रम मिश्री, ये पहले से हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सचिव। हमारे एग्जाम में 2-3 सेक्रेटरी के सवाल जरूर पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूँ कैबिनेट सचिव, जो देश में सबसे बड़ा कैबिनेट सेक्रेटरी का पद होता है प्रशासनिक अधिकारी के लिए, और होम अफेयर सेक्रेटरी जो गृह सचिव होते हैं, वित्त सचिव, रक्षा सचिव, डिफेंस सचिव, इन सबसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। आज का आखिरी सवाल है साथियों कि हेल्थ केयर कर्मी के साथ हिंसा करने पर कितने घंटे के अंदर गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। कि अगर अभी हम जानते हैं कि कलकत्ता में जो हिंसा हुई है एक लड़की के साथ, जो रेप के बाद हत्या हुई, उसके बाद पूरे देश में इस बात की मांग उठ रही है कि क्या हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर कर्मी इतनी असुरक्षा से गुजरते हैं और इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया है, और अब इसमें कहा गया है कि ऐसा कोई भी घटना होती है तो महज 6 घंटे के भीतर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए, ऐसा कहा गया है। साथियों ये थे आज के करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।